बच्चों बीए थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चौथा चैप्टर देखेंगे। इस चौथे चैप्टर का जो टाइटल है यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उनका संरक्षण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि किस प्रकार उनका संरक्षण किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के जैव संसाधन मिलते हैं। इन जैव संसाधनों की यदि बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, वन, मछलियाँ, समुद्री जीव और मानव संसाधन शामिल हैं। तो शुरुआत यदि हम करें वन संसाधनों से, तो हम जानते हैं कि वन किसी भी स्थान पर उच्चावच, तापमान और मिट्टी के गुणों पर निर्भर करते हैं। यानी हम ज्योग्राफिकली यदि कहें तो वेजिटेशन इज प्राइमरीली द फंक्शन ऑफ रिलीफ, टेम्परेचर एंड सॉइल। यानी किसी स्थान पे किस तरह के पेड़ मिलेंगे ये उच्चावच पे, वहाँ के तापमान पर और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। आप देखें यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे वन अलग प्रकार के होते हैं, यदि हम मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो वहाँ वन अलग प्रकार के होते हैं और उसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी वन अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थान पर वन वहाँ पर 3 कारकों से प्रभावित होते हैं: उच्चावच, तापमान और मिट्टी। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ वन ना होकर घास के मैदान या छोटी झाड़ियाँ ही होती हैं। तो इस प्रकार किसी भी स्थान पर यदि हम देखें तो एक साथ उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, इनके विभिन्न समूह को हम कुल मिला के वनस्पति कहते हैं। और ये वनस्पति किसी भी स्थान की पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, हर स्थान पर अलग तरह की वनस्पति मिलती है। तो किसी भी स्थान पर वनों को प्रभावित करने वाले यदि हम कारकों को मोटे मोटे तौर पे देखें तो उन 3 कारकों यानी रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल के आधार पर धरातल सबसे पहला कारक होता है जो किसी भी स्थान की जो वन होते हैं उनको प्रभावित करता है। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। उसी तरह जलवायु पे भी निर्भर करता है, जाहिर सी बात है अधिक वर्षा वालों पे या कम वर्षा वालों पे अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। इसी तरह भूगर्भिक संरचना, दिन में प्रकाश की अवधि, मिट्टी, आर्द्रता और तापमान, ये कुल मिला के ऐसे तत्व हैं जो अलग अलग तत्व हैं जिनको मूल रूप से हम 3 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 तत्वों में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला रिलीफ यानी उच्चावच, दूसरा क्लाइमेट यानी जलवायु और तीसरा सॉइल यानी मिट्टी। ये सारे के सारे तत्व किसी भी स्थान पर वनों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। अब यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो वन कई प्रकार से मिलते हैं। ये वन उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वन भी होते हैं, जिसमें भूमध्य सागरीय आर्द्र वन भी मिलते हैं, मानसूनी वन भी मिलते हैं, भूमध्य सागरीय वन भी मिलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ वाले वन भी मिलते हैं। इसी तरह शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जिनको कोनिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास विभिन्न जलवायु प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के वन मिलते हैं। इस चैप्टर में पहला जो हमारा कार्य है वो इन वनों की विशेषताएं और इनके वितरण को देखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विषुवतरेखीय क्षेत्रों पर, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और वर्ष भर अधिक तापमान मिलता है। ये स्थान मूल रूप से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच के क्षेत्र होते हैं, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, लिखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ एक से अधिक प्रजातियों के वन मिलते हैं। कुछ पेड़ एक समय पत्ती गिराते हैं, कुछ पेड़ एक समय पत्ती गिराते हैं। तो इस तरह जिसके वनस्पति जो है हमेशा हरी रहती है, जंगल हमेशा हरे रहते हैं। इसमें यदि हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका का जायरे बेसिन, अफ्रीका के बहुत बड़ा प्रदेश जो गिनी तट के आसपास है वो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी, इसी तरह एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत के पश्चिमी घाट और असम के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। इन वनों में रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, रबड़, बांस इत्यादि के पेड़ प्रमुखता से मिलते हैं
और यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति, बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे एक साथ मिलते हैं, जिसके कारण इनका आर्थिक दोहन उतना आगे तक नहीं गया है। बहुत सारी जटिलताएं हैं यहाँ पर, क्लाइमेटिक हार्शनेस है, जलवायु की कठोरता है, और साथ ही साथ बहुत सारे पेस्ट्स भी मिलते हैं, मच्छरों का प्रकोप है, जिसके कारण यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों के लिए जंगलों का प्रयोग उतना नहीं हो पाया है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि गर्मी के कारण यहाँ पर अधिक संख्या में वनस्पति होने के कारण अनेक प्रकार की लकड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, जिसके कारण उसका आर्थिक दोहन नहीं हो पाता, और साथ ही साथ यहाँ पर आने जाने के साधनों की भी नितांत कमी है, जिसके कारण यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पाया जितना आप देखेंगे कि जो मॉनसूनल फॉरेस्ट है उसका हो पाया है। आगे है मॉनसूनल फॉरेस्ट, जो विश्व में उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और लगभग 25 से 35 डिग्री तक तापमान मिलता है, जिसमें प्रमुख रूप से म्यांमार, भारत, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पूर्वी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। इनमें यदि वनों की बात करें, कौन कौन सी वनस्पतियाँ मिलती हैं, तो साल, सागौन, शीशम, चंदन, आम, बांस, बेत, सिनकोना प्रमुख जो हैं वनस्पति मिलती है। ये इतने सघन नहीं होते और ना ही सदाबहार होते हैं, यानी ये वर्ष में एक समय जब आर्द्रता की कमी होती है तो ये अपने पत्तियां गिरा देते हैं। ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर साल के पेड़ एक साथ मिलते हैं, शीशम के पेड़ एक साथ मिलते हैं, तो जिसके कारण उनकी कटाई बहुत आसान हो जाती है। तो मानसूनल फॉरेस्ट जो है काफ़ी तेज गति से डिग्रेड हो रहे हैं, उनकी कटाई काफ़ी तीव्र गति से हो रही है। इसके बाद मिलते हैं मेडिटेरियन टाइप, यानी भूमध्य सागरीय जो पेड़ होते हैं। आप सभी जानते हैं कि भूमध्य सागर की विशेषता होती है कि यहाँ पर साधारण गर्मियाँ पड़ती हैं और वर्षा जो है शीतकाल में होती है, जिसके कारण यहाँ अलग तरह की वनस्पति मिलती है। इस वनस्पति को चारपेल वेजिटेशन कहते हैं, जो मूल रूप से 30 डिग्री से 40 डिग्री जो हमारे अक्षांश है वहाँ पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलती हैं। इन इलाकों में यदि देखें तो जो वनस्पति है वो मूल रूप से ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, शहतूत, वॉलनट, इस तरह के जो पेड़ मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि यहाँ जो वनस्पति है वो मूल रूप से वो वनस्पति है जिसमें सिट्रस फ्रूट यानी नींबू, नारंगी, अंगूर, नाशपाती आदि तरह के पेड़ उगते हैं। आगे चलें तो आगे जो फॉरेस्ट है टेम्परेट ब्रॉड लीफ डिसूडियस फॉरेस्ट। यहाँ देखिए एक शब्द आया डिसूडियस। डिसूडियस वो फॉरेस्ट होते हैं जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेट रीजन में चौड़ी पत्ते वाले जो वन मिलते हैं, यदि उनको देखें तो ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलते हैं और मूल रूप से यूरोप टाइप क्लाइमेट में जहाँ पर साल भर अधिक ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पे गर्मियाँ साधारण लेकिन ठंड जो है कठोर होती है और लगभग साल भर बारिश होती है, जिसके कारण इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। डिसूडियस है यानी ये साल में जब सर्दियों का समय होता है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसमें ओक, मैपल, बर्च, चेस्टनट, ऐश, पोपलर, अखरोट आदि के पेड़ मिलते हैं। ये मूल रूप से मध्य पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका, पूर्वी एशिया, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो मूल रूप से तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। इससे थोड़ा यदि और ऊपर चले तो आते हैं टेम्परेट कोनिकल फॉरेस्ट। ये कोणधारी वन होते हैं। कोणधारी वन मूल रूप से उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ बच्चों वर्ष भर काफ़ी ठंड रहती है, सर्दी अधिक पड़ती है, बर्फ़ अधिक पड़ती है, जिसके कारण पेड़ अपने आप को ढाल लेते हैं, कोनिकल फॉरेस्ट हो जाते हैं, यानी कोन बनता है जिसके कारण इनके पत्तों पे बर्फ़ नहीं रुक पाए और नीचे फिसल जाए। ये मूल रूप से 50 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं और पर्वतीय ढालों पर 1500 से जो 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन मिलते हैं, जिनके पेड़ों की ऊंचाई 30 मीटर या इससे अधिक होती है। अगर इनके हम वितरण को देखें तो हिमालय, यूरोप के आल्प्स माउंटेन, ब्राज़ील के पठार आदि क्षेत्रों में मिलते हैं। इसमें चीड़, देवदार, स्फूर, फर, रेडवुड इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ हैं वो मिलते हैं। इनका भी बड़ी मात्रा में कटाव हुआ है। यदि आप देखें तो जो हमारे ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर
इन पेड़ों की जो बड़ी मात्रा में कटाई हुई है, क्योंकि यहाँ आना जाना सुगम है। सर्दियों में ये पेड़ काट दिए जाते हैं और बर्फ़ की नदियों पर छोड़ दिए जाते हैं, और गर्मियों में ये फिसल के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं जहाँ लकड़ी काटने के कारखाने होते हैं और बड़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह यदि आप वितरण को देखें तो विषुवत रेखीय जो वन थे, सदाबहार वन वो, और पर्वतीय वन, इसी तरह मिक्स्ड फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन, ये सारे वन इस मानचित्र में आपको दिखाए गए हैं। आगे चले, वनों का लाभ क्या है। यदि वनों के हम लाभ की बात करें तो हमें इनसे ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, इमारती लकड़ी मिलती है, भोजन मिलता है, औद्योगिक कच्चा माल मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती है, विभिन्न प्रकार के जानवरों का यह आश्रय स्थल है, और कुछ खास तरह के रोजगार भी वन देता है। जिस तरह लकड़ी काटने का लंबरिंग है, आप सभी जानते हैं, एक खास तरह के लोग होते हैं जो कनाडा में मिलते हैं, लंबर जैक्स जिन्हें कहते हैं, वो लकड़ी काटने का ही व्यवसाय करते हैं, तो वो वनों पर ही आधारित होता है। इसी प्रकार यदि हम और लाभ की बात करें, अप्रत्यक्ष लाभ है, जलवायु पे प्रभाव पड़ता है, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, बाढ़ को बचाते हैं, समुद्रों पे जो महासागर हैं, मरुस्थलीय भाग हैं, उनके एक्सपेंशन को रोकते हैं, उन पे नियंत्रण रखते हैं, पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाते हैं, और सबसे अच्छा प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, हमारी धरती को जीने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो अब यदि हम वनों में देखें किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, तो सबसे पहले संग्रहण के लिए कार्य होते हैं, जिसको दो हिस्सों में यदि देखा जाए तो कुछ कार्य जीवन निर्वाह के लिए हो रहे हैं, उसी प्रकार कुछ व्यापारिक उद्देश्य से हो रहे हैं। हम जानते हैं कि जंगलों में बहुत सारे आदिवासी निवास करते हैं, वो अपने जीवन की सभी चीज़ें जंगलों से प्राप्त करते हैं, वनों से प्राप्त करते हैं, जो कुछ खाने की होती हैं और कुछ अभोज्य होती हैं जो खाने योग्य नहीं होती। वहीं ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए भी जंगलों का प्रयोग किया जाता है। आप यदि देखें, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए जंगलों का प्रयोग किया जा रहा है, जो मूल रूप से भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र हैं, एशिया के मलेशिया और जो क्षेत्र हैं वहाँ पर, इसी तरह अमेरिका में ब्राज़ील अमेजन बेसिन का क्षेत्र जो है वो वाला क्षेत्र, इसी तरह अफ्रीका में कांगो बेसिन है, या गिनी के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पर सभी जगह जीवन निर्वाह के लिए जंगलों का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार यदि हम मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखें तो बुशमैन या जायरीन, पिग्मी, कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो जंगलों पर ही निर्भर हैं। यहाँ से कुछ भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए या निवास स्थान के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ प्राप्त की जाती हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी जंगलों से प्राप्त होती हैं, जो जानकारी के होने पर जो आदिवासी लोग हैं वो इनको एकत्रित करते हैं। अब यदि देखें तो व्यापार के लिए भी कई प्रकार से जंगलों का प्रयोग किया जा रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो फल मिलते हैं, चिकल मिलती है, रबड़ मिलता है, नट मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, या गोंद निकाला जाता है, या टेनिन निकाला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो जंगलों से उत्पाद प्राप्त हो रहा है, जिसका उद्देश्य व्यापार के लिए यानी लाभ कमाने के लिए, वो बेचने के लिए उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा देखिए तो जंगलों में लकड़ी काटने का व्यवसाय भी मूल रूप से होता है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में भी होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे अफ्रीका के देश, इसी तरह भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश लकड़ी काटने का प्रयोग जो उद्योग है, उद्योग धंधे वो चलाते हैं, कार्य करते हैं, आर्थिक गतिविधि करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बच्चों जंगल तो बहुत हैं लेकिन वो इतनी रूप से दोहन नहीं हो पा रहा है उनका। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा है या सड़कों का अभाव है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं जिसके कारण उनका इतना प्रयोग नहीं हो पा रहा जितना किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्थिक जो प्रयोग है वो कम हो पाता है जंगलों का। जंगलों के बाद यदि हम देखें तो ज़मीन पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो ग्रासलैंड्स हैं वो भी मिलते हैं, जो मूल रूप से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं और वहीं कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये घास के मैदान मूल रूप से उन क्षेत्रों में मिलते हैं जो बच्चों विषुवत रेखीय क्षेत्र और रेगिस्तानों के बीच के क्षेत्र होते हैं, जहाँ सिर्फ इतनी वर्षा होती है कि घास उग पाए। यहाँ पे पेड़ नहीं मिलते हैं, जिसलिए इनको ग्रास लैंड्स कहते हैं, घास की भूमियाँ कहते हैं। यदि ये देखें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में जो सवाना प्रदेश है
रेगिस्तान का जो प्रदेश है वो वाला क्षेत्र। इसी तरह वेनेजुएला में लानोस जो घास के मैदान हैं वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। वहीं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में अर्जेंटीना में मिलने वाले पंपास, अमेरिका में कनाडा यूएसए में मिलने वाले प्रेरीज, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका और स्टेपीज मध्य एशिया में मिलने वाले घास के मैदान हैं, जहाँ पे पशुपालन का या खेती में गेहूं की खेती के लिए काफ़ी आदर्श दशाएं देते हैं। तो ये आपके सामने कुछ क्षेत्र दिखाए गए हैं ब्लू इंक से। आप इनको यदि देखें तो ये ग्रासलैंड्स हैं जो दुनिया भर में मिलते हैं। नाम मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किए। आगे देखिए कुछ घास के मैदान जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, यहाँ पर जो मूल रूप से 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में मिलते हैं, जहाँ वार्षिक वर्षा 25 से 80 सेंटीमीटर के बीच में होती है और वर्षा लगभग पूर्ण रूप से बटी होती है। गर्मियों में थोड़ी अधिक वर्षा होती है। ये घास के मैदान यहाँ पर न केवल पशुपालन का कार्य होता है बल्कि धीरे धीरे यहाँ पर गेहूं की खेती का प्रसार हो रहा है। यहाँ पर ग्रासलैंड्स का कन्वर्जन खेतों के रूप में भी हो रहा है। तो ये वो क्षेत्र हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए। सेम उन्हीं को मैप में दिखाया गया। डाउन्स, वेल्ड्स, पंपास, प्रेरीज, सवाना, स्टेपीज, ये आप देख सकते हैं। विश्व में जो और प्राकृतिक संसाधन है उसमें मछलियाँ भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्थिक गतिविधि में सहायक होती हैं। यदि आप देखें तो इसके मूल रूप से 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं विश्व स्तर पर। यह है उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र, जिसमें यूरोप का क्षेत्र शामिल है। मूल रूप से पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र शामिल है जहाँ मछलियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। बच्चों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मछलियाँ उन क्षेत्रों में अधिक मिलती हैं जहाँ गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा मिलती है, और जहाँ अधिक मछलियाँ मिलती हैं बच्चों उनको हम बैंक कहते हैं। जैसे आपने बैंक सुना होगा, हम अपने जहाँ पैसे जमा कराते हैं उन्हें बैंक कहते हैं। उसी तरह समुद्रों के अंदर जहाँ अधिक मछलियाँ मिलती हैं उन्हें बैंक कहा जाता है। और यदि इन बैंकों में आप देखें तो बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। उत्तर पूर्वी जो अटलांटिक का क्षेत्र है, जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है, जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन आदि के क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। पहला ये क्षेत्र है जहाँ बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा यदि हम उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मध्य प्रदेश की बात करें, जो कनाडा के न्यू फाउंडलैंड वाले क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं, जिसके कारण मछलियों के लिए आदर्श दशाएँ मिलती हैं। यहाँ पे कोड जो मछली है, हेरिंग मछली है, वो बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो तीसरा प्रदेश है उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है जहाँ पर मछलियाँ बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं, इसमें बेरिंग क्षेत्र है जो जापान के पास है, जहाँ पे क्यूरोशिवो और आयोशिवो की ठंडी और गर्म धारा मिलती है। फिर यहाँ मछली पकड़ने के लिए, मछलियों के उत्पन्न होने के लिए आदर्श दशाएँ मिलती हैं। यदि हम चौथे क्षेत्र की बात करें, जो उत्तर पूर्वी जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं, पकड़ी जाती हैं, इसको यदि हम देखें तो ये अलास्का का क्षेत्र है, वैंकूवर का क्षेत्र है, सैन फ्रांसिस्को का क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बंद डिब्बों में इनका निर्यात किया जाता है विदेशों में, और काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसों का अर्जन किया जाता है। ये आपके सामने वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पर मछलियाँ ज़्यादातर मिलती हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में मछलियों का व्यापार किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी मैंने क्षेत्र बताए हैं वहाँ पर 2 विपरीत गुणों वाली, यानी एक ठंडी और एक गर्म जलधारा मिलती है, और व्यापार मछलियों का किया जाता है। मछलियाँ बड़ी मात्रा में होती हैं। अब यदि हम दूसरी तरफ संसाधन देखें, अभी तक हमने जैव संसाधन देखे। यदि हम अजैव संसाधनों की बात करें तो सबसे पहला आता है जल संसाधन। हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो एक जलीय ग्रह है, 71% भाग पर जल है, और ये जो जल है काफ़ी साल्टी है, नमक युक्त है। जो पेय जल है, जो साफ जल है, वो बड़ी सीमित मात्रा में मिलता है। 2.7% जो हिस्सा है वो स्वच्छ जल का है, और बाकी जो हिस्सा है वो नमकीन है, पेय नहीं है। इस जलीय संसाधन में यदि हम और ऐड करें तो नदियां हैं, झीलें हैं, भूजल है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें विकास के लिए संभावनाएं देता है।
लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि जल जो है वो हर जगह समान रूप से नहीं मिलता और समय के साथ भी जल की उपलब्धता कम और ज़्यादा होती रहती है। यदि हम समुद्र में मिलने वाले संसाधनों की बात करें तो समुद्र भी काफ़ी संसाधनों से भरे हुए हैं। कुछ नवीकरण योग्य, कुछ अनवीकरण योग्य संसाधन यहाँ पे मिलते हैं। यदि हम बात करें तो मछली, जाहिर सी बात है अभी हमने पीछे देखी, इसके अलावा नमक, बहुत सारे प्रकार के खनिज, ऊर्जा संसाधन, समुद्रों में मिलने वाले जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह परिवहन के लिए संभावनाएं देते हैं। बंदरगाह से हमें लाभ मिलता है और साथ ही साथ एक नया जो टेक्नोलॉजी है जिसको OTEC कहते हैं, यानी ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये समुद्रों के गर्म होने से ऊर्जा बनाता है और ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। इस तरह ऊर्जा का भी एक समुद्री संसाधन मिलता है। इसी तरह अजैव संसाधनों में यदि हम खनिज संसाधनों की बात करें तो धरती पर बहुत सारी तरह के धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज मिलते हैं जो अजैव संसाधनों में काउंट किए जाते हैं। इसमें लौह धातु, अलौह धातु, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी हमें मिलते हैं। यदि हम अधात्विक खनिजों की बात करें तो अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर आदि मिलते हैं और ये सभी जो हैं विकास के लिए अति आवश्यक संसाधनों में कंसिडर किए जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे प्रकार के जो ऊर्जा खनिज हैं जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, ये भी हमें धरती पे मिलते हैं और हम इनका प्रयोग अपने कामों में करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा बच्चों, संसाधन धरती पर बहुत हैं, अपार संसाधन हैं, लेकिन ये संसाधन जो हैं मानवीय आवश्यकताओं के सामने कम हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि धरती पे मिलने वाले संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित, जिसके कारण मानवीय विकास के लिए जब भी कभी संसाधनों की आवश्यकता होती है तो वो कम पड़ते रहते हैं। साथ ही साथ मानव अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा इन संसाधनों का ह्रास भी करता है, कमी भी होती है इनमें, इनको नुकसान भी पहुंचता है। इसीलिए हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन का संरक्षण हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है ताकि संसाधन जो हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बचे रहें। विकास के लिए जो संसाधन हमें आवश्यक हैं वो आने वाली पीढ़ी को भी आवश्यक है। इसीलिए हमें संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए, अपने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए दिनचर्या में ये शामिल करना चाहिए कि हम संसाधनों का किस तरह संरक्षण करें। तो जैसा मैंने बताया कि साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं और तेज गति से नगरीकरण और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ मानव अपने विभिन्न कार्यों द्वारा संसाधनों की गुणवत्ता भी खराब कर रहा है, इसलिए हमें आवश्यक है कि संसाधनों का संरक्षण करें ताकि संसाधन सीमित जो संसाधन हैं वो समाप्त ना हो जाएं और मानव जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह ना लग जाए। तो संसाधनों का संरक्षण किस तरह किया जा सकता है? तो संसाधनों के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, आर्थिक नियोजन किया जाए, जाहिर सी बात है जैविक संसाधनों का संतुलन बनाए रखा जाए, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन जो नवीकरण योग्य हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को खोजा जाए। इसके अतिरिक्त हम प्राथमिकता दें कि किस प्रकार के संसाधन कहाँ प्रयोग करना है। साथ ही साथ रिसाइकलेबल संसाधन है उनको बढ़ावा दिया जाए। कृत्रिम वस्तुओं का जो प्रयोग है उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि हमें उनका करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्नत तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए जिससे संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिले। सॉरी। अब बच्चों आपके सामने वन संसाधनों के बारे में बताया गया है कि वन संसाधनों को किस तरह बचाया जा सकता है। जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार की लकड़ियां मिल रही हैं और तो उन लकड़ियों का हमें अल्टरनेट खोजना चाहिए, लकड़ियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वनों से मिलने वाले जो अन्य प्रकार के कच्चे माल हैं उनका भी हमें सही समुचित उपयोग करना चाहिए। वनों को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए जो हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण वनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आगे यदि देखें तो संरक्षण का जो तात्पर्य है वो क्या है, हम किस प्रकार संसाधन को संरक्षण करें।
तो जैसा मैंने बताया कि योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से यदि हम संसाधनों का प्रयोग करें तो हमारे संसाधन भविष्य के लिए बचे रहेंगे। इसी को हम संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का अभिप्राय ये नहीं है कि हम इनका प्रयोग करना बंद कर दें या प्रयोग में कंजूसी लाएं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम उन संसाधनों को सहेज के रखें, बचा के रखें, ताकि आने वाले समय के लिए भी वो बचे रहें। अधिक से अधिक उनका समुचित प्रयोग करें। समुचित प्रयोग ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। अब संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्या है? जैसा मैंने बताया कि संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन अविवेकपूर्ण जो हमारा संसाधनों का प्रयोग नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। समय समय पर विभिन्न जननायकों, चिंतकों और वैज्ञानिकों ने अपने अपने स्तर पर लोगों को प्रचारित किया है कि किस प्रकार संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। इसी क्रम में महात्मा गांधी का एक बहुत ही सामयिक बात उभर के आई कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आवश्यकता से अधिक यदि हम पेटी भरने की बात करेंगे तो वो किसी के पास नहीं है। हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए ताकि वो सही उपयोग किए जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। तो वनों के संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए? तो नियंत्रित कटाई की जाए, वनों में आग लगने से बचाया जाए। आप देखें आजकल वैश्विक स्तर पर बहुत सारे जंगल ऐसे हैं जहां आग लगी हुई है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो हमें वनों को आग से बचाना चाहिए। कृषि और आवास के लिए वनों का जो कटाव करते हैं उसको रोकना चाहिए, वनों का बचाव करना चाहिए, वनों को जलमग्न होने से बचाना चाहिए, उनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक जो प्रयास हैं संस्थाओं द्वारा वो किए जाने चाहिए। वन प्रबंधन में जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उन्हें लगाना चाहिए और सामाजिक चेतना बढ़ानी चाहिए। इन सभी प्रयासों से हम वनों को बचा सकते हैं। बच्चों, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना कर्तव्य समझें। विभिन्न जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम अचीवमेंट्स कहते हैं, उन पे हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और वनों को लगाने से अधिक उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पेड़ लगाएं, चाहे अपने जीवन में 2 पेड़ लगाएं, लेकिन दोनों पेड़ों की रक्षा करें, उनको बड़ा करें। इसी तरह मिट्टी आप जानते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा काफ़ी प्राकृतिक और मानवीय कारकों द्वारा नष्ट हो रही है। इसको बचाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। यदि आप देखें सामान्य तौर पर मृदा अपरदन, जो मिट्टी है कटती है, चाहे वो पानी से कटती है जिसको मृदा अपरदन कहते हैं, चाहे वायु अपरदन कहते हैं, और चाहे अपने आप तीव्र गति से जो अपरदन हो रहा है मिट्टी, इसको कहते हैं। इन सभी प्रकार के अपरदनों को रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यदि इस क्रम में हम देखें तो वनस्पति बढ़ानी चाहिए, हमें पट्टीदार खेती करनी चाहिए, हमें सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए, हमें नई फसलों का इंट्रोडक्शन करना चाहिए, हमें बार बार वही फसलें नहीं बोनी चाहिए, हमें पानी द्वारा कटाव को रोकना चाहिए, साथ ही साथ हमें जो कंटूर प्लॉइंग है, समोच्च कृषि है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ हमें पशुपालन पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि कई बार पशुओं के कारण भी जो हमारी मिट्टी है वो कटती है। इसी तरह बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए और साथ ही साथ जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि वनों की, मिट्टी की संरक्षण किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है कि हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे मिट्टी की जो कटाव रुके, वो उसमें स्लोप रिडक्शन यानी ढलान को कम करना एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। जिस भी प्रयास से ढलान कम होगी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में यदि ढलान अधिक होगी तो पानी तेज गति से चलेगा और पानी तेज गति से चलेगा तो मिट्टी का कटाव होगा। इस तरह के हमें प्रयास करने चाहिए कि ढलान कम से कम हो। इसी तरह यदि हम देखें तो जैविक संसाधनों में हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। ये जीव जंतु भी परिस्थिति का संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं और ये खाद्य श्रृंखला में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं एक इम्पॉर्टेंट और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भविष्य को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भी ये आवश्यक है, इसलिए इनके भी संरक्षण की आवश्यकता है। तो यदि देखें तो क्या क्या हम करते हैं, हम
वैश्विक स्तर पर बहुत सारे संरक्षण के लिए उद्यान बनाते हैं, न केवल भारत बल्कि विश्व में अन्य जगह भी ये बनाते हैं। हम पशुओं को उनके लालन पालन के लिए, चरने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराते हैं, पशुओं का नस्ल सुधार की कोशिश करते हैं। इस तरह हम काफ़ी प्रयास करते हैं जिनसे जो हमारे जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहें। आगे यदि देखें तो खनिजों का किस प्रकार संसाधन जो हैं उनको संरक्षण करना चाहिए। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी संस्कृतियाँ कई बार लौह युगीन संस्कृति के रूप में जानी जाती है, कई बार कांस्य युगीन के रूप में जानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खनिज जो है, जिस खनिज का हम प्रयोग करते हैं वो संस्कृति का आधार भी होता है। तो इस प्रकार संसाधनों को, जो खनिज संसाधन हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए। इसमें धात्विक खनिज जो हैं, विरल पाए जाने वाले खनिज हैं, नए प्रकार के खनिज हैं जिनको अभी अभी खोजा गया है, सभी को आपको संरक्षित करना चाहिए। रीयूज की प्रॉपर्टी लानी चाहिए। आप किसी संसाधन को बार बार प्रयोग करें। धातुएं तो वैसे पिघला के नहीं बनाई जा सकती हैं, तो इस तरह हमें उनको बर्बाद होने से रोकना चाहिए। इसी तरह जल संसाधन के यदि हम संरक्षण की बात करें तो जल ही जीवन है, और यदि हम जल की रक्षा करेंगे तो जीवन की रक्षा हो पाएगी। जल विभिन्न कार्यों में, कृषि में, उद्योग में, यातायात में आवश्यक होता है, क्योंकि एक चक्रीय संसाधन है। यदि हम सीमित मात्रा में सही उपयोग करेंगे तो घुमा घुमा के ये दोबारा से हमारे जल चक्र घूमता है और हमें दोबारा उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। इस तरह हम यदि सही उपयोग करें तो हम जल विभिन्न कार्यों में जो प्रयोग ला रहे हैं, चाहे खेती के लिए, चाहे उद्योग धंधों के लिए, चाहे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, तो हमें सही दृष्टिकोण के साथ जल का प्रयोग करना चाहिए। हमें नहरों को पक्का करना चाहिए। हमें स्प्रिंगल इरिगेशन, हमें कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि कम से कम हम जल का वेस्ट करें। साथ ही साथ हमें जल को बार बार प्रयोग में लाने के लायक बनाना चाहिए। घरेलू काम में जो जल हम प्रयोग में लाते हैं वो भी हम दोबारा यदि रीयूज कर पाएँ तो उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह हवा के संरक्षण के भी हमें प्रयास करने चाहिए। एयर क्वालिटी जो है वो दिन ब दिन डिग्रेड हो रही है। जैसे जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण हो रहा है, नगरों का प्रसार हो रहा है, हमारी वायु उतनी साफ सुथरी नहीं बची है। चिमनियों में से धुआं निकलता है, मशीनों से, मोटर गाड़ियों से बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है, जिसका प्रभाव आपने एनसीआर क्षेत्र में देखा होगा, स्मॉग के रूप में हमें सर्दियों में तंग करता है। तो आवश्यकता यह है कि हम हवा की क्वालिटी को भी संरक्षित करें। इसके लिए आवश्यक है कि चिमनियाँ ऊंची बनाई जाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, शहरों से बाहर उद्योगों को ले जाया जाए, और साथ ही साथ हम ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें जिससे कम से कम धुआं निकले। ये समय की मांग है ताकि जीवन जो है वो अच्छा हो, स्वस्थ जीवन हो, हवा साफ सुथरी हो, ताकि हम अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन जी पाएँ। तो इस तरह बच्चों, इस चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के संसाधनों की बात की। हमने देखा कि किस प्रकार धरती पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, मछलियाँ किस प्रकार की मिलती हैं, कहाँ उनका उत्पादन अधिक होता है और विकास में वो किस प्रकार सहायक हो पाती हैं। तो आपके सामने स्लाइड पे कुछ तरह के प्रश्न हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। आप इन सभी का उत्तर दें, व्यवस्थित आंसर लिखें। अगर आपके पास मैप बनाने की आवश्यकता है तो मैप बनाएं और सही आंसर लिखें। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि दोनों तरह के प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर में इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न, कोई सुझाव हो तो आप ग्रुप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको हम नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में लेंगे। आप मेरे से ईमेल आईडी के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद बच्चों।